नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सबनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। इससे पूर्व के वीडियो पोस्ट में मैंने पार्ट 3 के छात्रों के लिए भारत की भूगर्भिक संरचना पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं आप लोगों को हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न संकल्पनाएं जो हैं उसके बारे में हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे। हम आज ये जानेंगे कि महान हिमालय पर्वत श्रेणी जो है इसका निर्माण कैसे हुआ और इसके निर्माण के से संबंधित कुछ विद्वानों, खास करके होम्स और कोवर महोदय के द्वारा जो माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी दिया गया है उसमें जो हिमालय के उत्पत्ति से संबंधित उन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों की भी चर्चा हम आज इस वीडियो पोस्ट में करेंगे और संपूर्ण रूप से हम ये बात जानने का प्रयास करेंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण या उत्थान कैसे हुआ। सबसे पहली बात आती है कि क्या आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? इसे समझना उतना ही मुश्किल है, इसे समझना सचमुच उतना ही मुश्किल है जितना अक्सर आप समझ सकते हैं या लोग समझ सकता है कि कैसे इसका निर्माण हुआ होगा। इस बात मैंने जितने आश्चर्यचकित हम इस बात को लेके होते हैं मैंने उतना ही मुश्किल जो है सो ये विषय वस्तु भी है और इसको समझना भी है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ होगा। लेकिन यदि आप कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं तो आपको हिमालय के उत्पत्ति को समझने में बहुत कठिनाई नहीं होगी और ये बहुत ही आसान नजर आएगा और बड़ी ही आसानी से आप इस विषय वस्तु को जो है सो समझ सकेंगे। इस लेख में मैं जो हूं सो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है उससे संबंधित सिद्धांतों को समझाने का आपको हम प्रयास करेंगे। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ के बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हिमालय क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में या जानने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हिमालय है क्या। हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है। इसको और साधारण भाषा में अगर आप समझने का प्रयास कीजिए तो समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी पर जो विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण है या बनी हुई है या निर्मित हुई है पृथ्वी के निर्माण से लेकर आज तक, उसमें से पृथ्वी पर निर्मित सबसे नवीन यानी सबसे लेटेस्ट जो स्थलाकृति है वो हमारा हिमालय पर्वत है। नवीन वलित पर्वत या वलित पर्वत से हमारा तात्पर्य फोल्ड से होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप एक पेपर को फोल्ड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम मान लीजिए कि ये पेपर लेते हैं, इसको हम फोल्ड करते हैं, ऐसे मोड़ते हैं। जैसे इस पर दबाव पड़ा, दोनों बगल से हमने दबाव डाला तो ये देखिए ऊपर की तरफ उठा। प्लेन है, हमने इस पर दबाव डाला, दोनों तरफ से ये ऊपर की ओर उठा तो ये जो इसमें मोड़ पड़ा तो ये किसी भी तरह से हो सकता है। किस तरह का मोड़ पड़ेगा ये कोई निश्चित नहीं है। तो ये जो इसी को आप समझिए कि इसी को हम लोग जो है सो मतलब कि ठीक इसी तरह का जो है सो वो फोल्ड या मोड़ है। हिमालय को अल्पाइन पर्वत या टर्शियरी पर्वत भी कहते हैं। इसका विस्तार भारत के उत्तरी भाग में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 6000 मीटर और कई समांतर श्रेणियों में विभक्त है। पश्चिम की ओर यह लगभग 500 किलोमीटर चौड़ा है तथा पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई 150 से 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई माउंट एवरेस्ट चोटी, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8850 मीटर है। वर्तमान में हिमालय पर्वत में उत्थान जारी है और यह प्रमुख भूगर्भिक हलचल का क्षेत्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय पर्वत जो है आज भी अपने निर्माण प्रक्रिया से गुजर ही रहा है, यानी कि इसका निर्माण अभी
रुका नहीं है। जैसे कि आज से 8 साल 10 साल पहले हम लोग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर ही पड़ते थे, अब 8,850 मीटर हो गया, यानी 2 मीटर वो और ऊंचा उठा। यानी कहने का तात्पर्य है कि आज भी हिमालय पर्वत का जो है सो निर्माण या उत्थान जो है सो वो हो ही रहा है, वो रुका नहीं है। इसी कारण से यह क्षेत्र जो है सो वो हलचल मीन्स जो है सो ये काफ़ी मतलब कि भूकंप के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो यहाँ पर ये जो है सो काफ़ी सेंसिटिव मतलब कि जोन 5-6 में ये जो है सो आता है। अभी जो हमने कहा कि हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है और यह प्रमुख भूगर्भिक हलचल का क्षेत्र है। इसका कारण इन क्षेत्रों में प्लेटों के संचलन का प्रभाव बना रहता है। प्लेट स्थलमंडल में स्थित होते हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं। यह अर्धतरल अवस्था वाले प्लास्टिक दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरता रहता है। यदि आप भूगर्भिक प्लेटों के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा सुझाव है कि आप प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेटों की संख्या और प्रकृति एवं गतिशीलता को पढ़ लें। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से संबंधित और प्लेट मैंने PDF फाइल जो है सो अपने महाविद्यालय के साइट पे डाल रखा है, आप वहाँ से जो है सो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पढ़ सकते हैं। अगर आप प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आप पहले उसको पढ़ लें, और उसको जब आप पढ़ लेंगे तो हिमालय की उत्पत्ति को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। आइए अब हम हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा करें, उसको जानने का प्रयास करें। सबसे पहले विभिन्न सिद्धांतों को नज़रअंदाज करते हुए अगर हम सरल भाषा में समझें कि आखिर हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, तो यदि आप इसे ध्यान से समझ लेते हैं तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को समझ पाना आपके लिए बड़ा ही आसान होगा। हिमालय की उत्पत्ति लंबे भूगर्भिक क्रियाओं के फलस्वरूप करोड़ों वर्षों में हुई है। वर्तमान में भी इसमें निर्माण की प्रक्रिया जारी है। हिमालय के निर्माण में प्लेटों के संचलन की महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट संवहनिक ऊर्जा तरंगों के कारण आपस में अभिसरित हुए। जरा कल्पना करें कि दो प्लेट के आपस में मिलने से क्या हो सकता है। इन दो प्लेटों के आपस में टकराने से अधिक घनत्व की भारतीय प्लेट नीचे हो गई और कम घनत्व की यूरेशियन प्लेट में वलन होना आरंभ हो गया। इतने ऊंचे हिमालय पर्वत का इसी प्रक्रिया के द्वारा निर्माण हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति में भूसन्नति के मलबों का भी योगदान है। अगर हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो आपको एक चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग अब अभी तक जो हमने जाना कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको एक चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने देखा होगा कि प्लेट की जो विभिन्न गतियों के बारे में आपने जाना होगा, तो उसमें एक आपने गति के बारे में जाना होगा जिसको हम लोग कहते हैं, या प्लेट के किनारे की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं कि विनाशात्मक किनारा। तो विनाशात्मक किनारा में क्या होता है कि ये दो प्लेट होते हैं और इनकी जो गति होती है वो एक दूसरे के सामने की गति होती है। मतलब ये प्लेट जो है सो इस तरफ को जो है सो जा रही है और ये प्लेट जो है सो इस तरफ को जा रही है, और ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो टकराने की स्थिति में क्या होता है कि जो प्लेट भारी होता है या जिसका घनत्व अधिक होता है वो जो है सो नीचे की तरफ जो है सो मुड़ जाता है, और जो हल्के प्लेट होते हैं वो जो होते हैं इसके ऊपर पर जो है सो आ जाते हैं, इसके ऊपर पर आ जाते हैं। और ये प्लेट जो होता है ये जब काफ़ी नीचे जो जाता है तो एक पृथ्वी के अंदर में जो एक क्षेत्र होता है जिसको कि हम लोग बेनियोफ मंडल कहते हैं या बेनियोफ जोन कहते हैं, वहाँ पर जब ये जाता है तो ये गल जाता है, ये टूटता है, ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसको विनाशात्मक किनारा कहते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि जब मैं हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में आपको बताऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो हुआ क्या कि जहाँ पर हिमालय पहाड़ है वहाँ पर पहले जो है सो तैथिस सागर था, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, और एक तरफ से इधर से जो है सो हमारा
इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है। ये जो है सो हमारा मान लीजिए कि ये हमारा इंडियन प्लेट है, ठीक है। ये हो गया हमारा भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। प्लेट। इसका जो है सो घनत्व अधिक है, तो हमने यहाँ लिखा अधिक घनत्व। ये अधिक घनत्व का जो है सो भारतीय प्लेट था। और ये जो है सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है सो वर्तमान में जो हमारा हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है। और इसका जो है सो उत्थान हो रहा है। और ये जो है सो कम घनत्व वाली, कम घनत्व की जो है सो यूरोपियन प्लेट है, यूरोपियन प्लेट इधर से है। और ये जो हमारा टेथिस सागर था, तो ये जो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो एक स्थिति बनती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेंच। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंच, ठीक है। और ये जो है सो हमारा हो गया हिमालय, ये हमारा हिमालय हो गया। तो ये यहाँ पर जो है सो पहले जो है टेथिस सागर था, और इधर से जो है सो इंडियन प्लेट और इधर से यूरोपियन प्लेट, और बीच में टेथिस सागर था। तो ये दोनों प्लेट की जो गति है वो आमने सामने की गति है, यानी विनाशात्मक किनारा है। और ये दो प्लेट जब आपस में टकराए तो इंडियन प्लेट चूंकि अधिक घनत्व का है, इसीलिए ये जो है सो नीचे की तरफ धंस गया, और यूरोपियन प्लेट जो है सो इसके ऊपर पे आया। और इसके और उस दबाव के कारण क्या हुआ कि बीच में जो हमारा टेथिस सागर था, या उसको हम लोग भ्रंश कह सकते हैं, वो जो टेथिस सागर था, इस दबाव के कारण जो है सो वो ऊपर की ओर उठा, और आज जो है सो हिमालय के रूप में जो है सो हिमालय पर्वत के रूप में वो टेथिस सागर जो था वो हिमालय पर्वत के रूप में तब्दील हो गया। और आज भी यह प्रक्रिया जो है सो जारी है। तो इसको हम इस फिगर के सहारे से मैंने आपको समझाया कि किस तरह से जो है सो हिमालय का निर्माण हुआ। तो ताकि आगे जब हम और अधिक मैंने इस विषय वस्तु पर जब विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और इसके निर्माण के संबंध में और विषय वस्तु पर जब हम लोग आएंगे, तो वहाँ पर इस बात को अगर आप समझे रहेंगे तो आगे बातों को समझने में आपको आसानी होगी। तो आइए अब हम लोग पुनः जो है सो अब अभी जो आपको मैंने चित्र के माध्यम से हिमालय पर्वत के उत्थान को समझाने का प्रयास किया, तो उसमें हमने देखा कि भूसन्नति यानी जो टेथिस सागर जो था वो जो महासागरी भाग था जहाँ पर कि मलबा कचरा आकर के जमा हो रहा था, तो वो जो धसान गड्ढा होता है उसको हम लोग भूसन्नति कहते हैं। तो ये भूसन्नति का काफ़ी महत्व है पर्वत निर्माण के संदर्भ में। तो आइए हम अब आगे जो है सो हिमालय पर्वत के निर्माण को से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करते हैं। दो महाद्वीपों के मध्य सकरे छिछले भाग को भूसन्नति कहते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार किसी समय में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिन्हें पैंजिया कहा जाता था। जब इनमें विखंडन हुआ तो बीच में टेथिस सागर बना, जो एक भूसन्नति के रूप में था। आपने वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ा होगा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। उसमें या अगर आप विश्व के मानचित्र को गौर से देखें तो आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर भूसन्नति या पैंजिया के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि आप उसको पहले समझें कि आप जो अभी विभिन्न स्थल ये खंड पृथ्वी पर देख रहे हैं, और मान लीजिए अगर हम उसको विभक्त करें तो जल मंडल और स्थल मंडल दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। तो ये जो स्थल मंडल है वो करोड़ों वर्ष पूर्व, अरबों करोड़ों वर्ष पूर्व जो था, वो सारा स्थल मंडल एक जगह था और सारा जल मंडल एक जगह था। तो जो सारा स्थल मंडल जो एक जगह था उसको हम लोग पैंजिया कहते थे, और सारा महासागर जो एक जगह था उसको हम लोग पैंथालासा कहते थे। तो ये जो पैंजिया है कालांतर में जो है सो ये टूटा और विभिन्न दिशाओं में जो है सो प्रवाहित हुआ।
तो ये जो भूसन्नति की जब बात आती है तो वहाँ हम लोग कहते हैं कि जब ये पेंजिया टूटा तो दो महाद्वीप जो बने, तो जैसे वो टूटा तो बीच में पानी आ गया। तो ये जो बीच का जो वो पार्ट है, जो महाद्वीप के टूटने के से जो बीच में पानी जल वाला भाग आया, या जो जल क्यों आया, चूंकि वहाँ गड्ढा हो गया, तो वो जो गड्ढे का पार्ट होता है उसी को हम लोग जो है सो भूसन्नति कहते हैं। अगर आप विश्व के मानचित्र को गौर से देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया को आप प्रयास कीजिए, अगर आप मानचित्र में देखें और इंडिया में लाकर इसे सटाने का प्रयास करें तो आपको लगेगा कि वो इंडिया में एकदम फिट बैठ जाएगा। इसको हम लोग जिगसॉ फिट, वहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं, जब महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को हम लोग प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर जब इस बात को हम लोग रखते हैं तो उसको हम लोग जिगसॉ फिट कहते हैं। जिगसॉ फिट का मतलब सीधा सीधा हुआ कि आपने जो है सो देखा होगा आरी, तो उसमें जो है सो इस तरह का मान लीजिए धार होता है, वो दोनों को अगर आप मिला दें, हम अगर मान लीजिए मिलाने का प्रयास करें तो दोनों आपस में इस तरह से मिल जाएंगे, या अलग हो जाएंगे या मिल जाएंगे। तो उसी तरह से अगर मानचित्र को आप गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर उसको उठा के एक दूसरे में सटाया जाए विभिन्न महादेशों को, तो सभी आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो जो कि इस बात को प्रमाणित करता है कि पूर्व में जो है सो वो सब एक जगह थे और कालांतर में जो है सो वो टूट करके अलग हुए। तो भूसन्नति का निर्माण जो हुआ उसी पेंजिया के टूटने से हुआ। और हिमालय के निर्माण के संदर्भ में जब हम लोग बात करते हैं तो एक तरफ से भारतीय उपमहाद्वीप और दूसरी तरफ से यूरोपियन महाद्वीप का जो या प्लेट जो था, इधर से इंडियन प्लेट, उधर से यूरोपियन प्लेट, और बीच वो जो मैंने उसी के बीच में जो है सो ये भूसन्नति जो था, जो टेथिस महासागर के रूप में उपस्थित था। हमने जो टेथिस सागर और भूसन्नति की जो बात की, इनमें दोनों, ये टेथिस सागर में दोनों ओर महाद्वीपों के अपर्दन होकर मलबे गिरते रहते थे, और फिर जब भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट में टक्कर हुआ तो सबसे पहले इन्हीं मलबों में बलन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसीलिए तो हिमालय में अवसादी चट्टानी पाए जाते हैं। यानी कि हिमालय पहाड़ में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें मुख्यतः अवसादी चट्टान पाए जाते हैं, जो इस बात को बल देता है कि ये अवसाद जो है, यानी टेथिस सागर में दोनों तरफ से जो है सो मलबे जो है सो जमा हो रहे थे, और कालांतर में जब यूरोपियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराए और उससे जो उसके दबाव से जो है सो बलन हुआ, उसी से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यही कारण है कि हिमालय पर्वत में अवसादी चट्टानों की बहुलता पाई जाती है। अब आइए, इस तरह से आपने जो है सो हिमालय पर्वत के निर्माण कैसे हुआ, इसके मूलभूत बातों को आप अभी तक मेरे समझ से जान गए होंगे। और अब आइए इसकी उत्पत्ति से संबंधित हम लोग प्रमुख सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी तथ्य घटना की सबसे पहले व्याख्या कठिन होती है। अभी आप आसानी से सोच सकते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन एक समय भूवैज्ञानिकों ने इसे समझने के, यानी इस विषय वस्तु को समझने में भूवैज्ञानिकों को काफ़ी कठिनाई आई। शुरुआत में कई व्याख्या गलत भी किए गए। हम यहाँ आंशिक और पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण दो तरह के सिद्धांत को समझेंगे। यानी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अब आगे जो हम लोग चर्चा करने जाएंगे वो हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में वो आंशिक या पूर्ण रूप से हम लोग मुख्य रूप से दो सिद्धांत की ही चर्चा करेंगे। और वो जो दो सिद्धांत हैं दिए गए हैं, वो पहला है भूसन्नति की संकल्पना पर आधारित सिद्धांत और दूसरा है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। भूसन्नति की कल्पना पर आधारित सिद्धांत पर अभी जो हमने टेथिस सागर, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर दोनों की गति, फिर दबाव, फिर उत्थान, इसकी जो चर्चा की, जो भूसन्नति का निर्माण कैसे हुआ है, और फिर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से हम उसको जो है सो समझने का प्रयास करते हैं। तो वर्तमान में इस दो ही सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जिसके सहारे हम हिमालय की उत्पत्ति को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं या समझते हैं। आइए सबसे पहले हम भूसन्नति की संकल्पना पर आधारित हिमालय पर्वत के उत्पत्ति को समझने का प्रयास करते हैं। भूसन्नति की संकल्पना पर आधारित हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत मुख्यतया दो प्रमुख वैज्ञानिकों कोवर और होम्स द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पर भूसन्नति के सिद्धांत के द्वारा अगर हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई उसके संदर्भ में कोवर महोदय ने जो सिद्धांत दिए हैं, आइए हम उसके बारे में चर्चा करें। तो इससे पहले सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि
भूसन्नति क्या है और इस सिद्धांत में मूल बातें क्या है, आइए उसको हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलो तो आइए हम लोग एक चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भूसन्नति सिद्धांत को। इसमें देखिए कि यहाँ जो है सो मान लीजिए कि ये भूसन्नति है और इसमें जो है सो दोनों तरफ से जो है सो ये मलबा जमा हो रहा है। मलबा जमा हो रहा है। मलबा लगातार, जैसे मान लीजिए कि अभी बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर जो है सो जितनी भी नदियाँ हैं, हमारे देश की जो प्रमुख नदियाँ हैं, वो सारा मलबा ले जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है। तो इसी तरह से इसको समझिए कि यहाँ पर जो है सो मान लीजिए कि ये टेथिस सागर था, इसमें जो है सो दोनों तरफ से जो है सो मलबा जो है सो आ रहा था। तो मलबा के गिरने से जो है सो इस भूसन्नति जो था, इस पर जो है सो दबाव, यानी कि इस पर दबाव शक्ति काम कर रहा है। इस पर जो है सो दबाव जो है सो पड़ रहा है। इधर से भी जो है दबाव शक्ति जो है सो काम कर रहा है और इधर से भी जो है सो दबाव शक्ति जो है सो काम कर रहा है। यानी कि मलबा जो है सो गिरता जा रहा है, जिसके कारण जो है सो इस पर प्रेशर जो है सो बढ़ता जा रहा है। और ये जो हम एक क्षेत्र बना देते हैं कि ये जो है सो हमारा जो है सो ये, इसको हम बोलते हैं दुर्बल मंडल। इसको क्या बोलते हैं? दुर्बल मंडल। इसको हम बोलते हैं दुर्बल मंडल। तो और ये जो है सो ये जो नीचे गिर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं धसान। माने जैसे जैसे मलबे का दबाव बढ़ता जाएगा, ये जो है सो नीचे की तरफ जो है सो धंसता जाएगा, यानी कि धसान। इसमें जो है सो धसा होता जाएगा। अब आप देखिए कि जैसे कि मान लीजिए जमा होता गया, प्रेशर पड़ता गया और एक ऐसा समय आया कि अब जो है सो ये ऊपर का जो ये जो है सो भरता भी चला गया और एक ऐसी परिस्थिति आई कि अब ये प्रेशर जो है सो कांस्टेंट हो गया। और जैसे ही प्रेशर कांस्टेंट हुआ या रिलीज हुआ कि ये जो पार्ट था कि अब ये जो है सो दुर्बलता मंडल से जो है सो इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा और यही जो है सो ऊपर उठ जाता है और यही जो है सो पर्वत का निर्माण होता है, जो कि मूर्धार पर्वत होता है, जिसको कि हम मुख्य रूप से हिमालय पर्वत के निर्माण के संदर्भ में देखते हैं। तो आइए अब हम हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई उससे संबंधित कोबर महोदय की भूसन्नति सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। जर्मन भूवैज्ञानिक कोबर के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस भूसन्नति के मलबों में दबाव के कारण वलन पड़ने से हुआ। अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य टेथिस सागर एक भूसन्नति के रूप में था। इसमें इनमें दोनों ओर अवसादीकरण की प्रक्रिया घटित हुई। इससे अवसादी परतदार चट्टान का निर्माण हुआ। अब अगर हम आपको पुनः जो है सो एक फिगर के माध्यम से अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं कि तो टर्शियरी भूसन्नति के बारे में जो कोबर महोदय ने कहा उसको अगर आप एक फिगर के माध्यम से समझें तो उसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है सो हमारा टर्शियरी भूसन्नति हुआ। टर्शियरी भूसन्नति इसमें मलबा जो है सो जमा हो रहा था, या इसको हम लोग टेथिस सागर कह सकते हैं। और इस तरफ जो था हमारा भारतीय भूखंड, ये जो था हमारा भारतीय भूखंड, और इधर जो था हमारा यूरेशियन भूखंड, यूरेशियन भूखंड, जिसको कि इसको हमने जो है सो गोंडवाना लैंड, इसको हमने जो है सो इसको हम गोंडवाना लैंड भी कहते हैं, गोंडवाना लैंड भी कहते हैं। और इसको हम लोग जो है सो अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, टर्शियरी एरिया में इसका जो नामकरण किया गया है, इसको गोंडवाना लैंड और इसको अंगारा लैंड कहते हैं।
ये तैथिस सागर यानी कि टर्शियरी भूसन्नति था, जिसमें कि दोनों तरफ से जो है सो मलबा आ रहा था, जमा हो रहा था। और कालांतर में जो है सो ये दोनों अगर हम प्लेट पर आते हैं तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो है सो आपस में जो टकराए उसी से जो है सो ये ऊपर उठता है, और जिसके कारण जो है सो यहाँ पर जो है सो हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। जानने का प्रयास करें कि ये जो भूसन्नति, टर्शियरी भूसन्नति में अवसादों के जमा और धसान होने से भारतीय भूखंड और यूरेशियन भूखंड का दबाव टेथिस सागर की चट्टानों पर होने लगा। इस प्रक्रिया से टेथिस के मलबों में वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इससे ही हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। टेथिस भूसन्नति की अधिक चौड़ाई होने के कारण दबाव का प्रभाव किनारे के मलबे पर हुआ और बीच का भाग वलन से अप्रभावित रह गया। इसी कारण दोनों किनारों पर ऊपर में कुनलुन पर्वत और दक्षिण में हिमालय और मध्य में तिब्बत के पठार की उत्पत्ति हुई। तिब्बत का पठार एक मध्यपिंड है। का सिद्धांत हिमालय की संरचना और ऊंचाई का वैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर पाता है, क्योंकि केवल अवसादों से इतने ऊंचे पर्वतों का निर्माण संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त हिमालय में आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टान भी मिलते हैं, जिसकी व्याख्या इस सिद्धांत से नहीं हो पाती है। हालांकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में भी स्वीकार किया गया है कि हिमालय की उत्पत्ति पर भूसन्नति के मलबों का योगदान है। इसलिए प्रारंभिक कार्य के रूप में कोवर के सिद्धांत का महत्व आज भी बना हुआ है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई से संबंधित होम्स का भूसन्नति पर आधारित संवहन तरंग सिद्धांत के बारे में अब हम लोग जानें। होम्स ने भूसन्नति की संकल्पना के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या की, लेकिन उन्होंने भूसन्नति की उत्पत्ति और संपीड़न दबाव के लिए भूखंडों से उत्पन्न संवहन ऊर्जा तरंगों को उत्तरदायी माना। प्राचीनतम विशाल महाद्वीप पैंजिया के नीचे से उत्पन्न ऊर्जा तरंग के कारण इसमें विखंडन हुआ और इससे गोंडवाना लैंड एवं अंगारा लैंड की उत्पत्ति के साथ ही दोनों के मध्य में टेथिस भूसन्नति की उत्पत्ति हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि होम्स जो है वो ऊर्जा तरंग को भूसन्नति के निर्माण का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। कि उनका कहना है कि पैंजिया में जो भूखंडन हुआ और उससे जो ऊर्जा तरंगें अभिसरित हुई, उसी के कारण जो है सो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का विखंडन हुआ और उसी विखंडन के कारण उसके मध्य में जो है सो टेथिस सागर नामक भूसन्नति की उत्पत्ति हुई। भूसन्नति में अवसादीकरण की प्रक्रिया के कारण परतदार अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। इसमें दबाव की क्रिया से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। होम्स के सिद्धांत में भी कोवर के सिद्धांत की तरह ही कमियां मिलती हैं, क्योंकि इनमें भी भूसन्नति के मलबों से ही हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। इससे हिमालय की संरचना और ऊंचाई का वैज्ञानिक व्याख्यान नहीं हो पाता है, क्योंकि केवल अवसादों से इतने ऊंचे पर्वतों का निर्माण संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त हिमालय में आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानें भी मिलती है, जिसकी व्याख्या भी इस सिद्धांत से नहीं हो पाती है। तो इस तरह हमने देखा कि कोवर महोदय और होम्स महोदय के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें भूसन्नति का होना जो है सो मुख्य बातें हैं। और कोवर महोदय ने जहां भूसन्नति पर दबाव को कारण बनाया कि दोनों तरफ से जो भूसन्नति पे दबाव पड़ता है, उसी के कारण जो है सो पर्वत निर्माण होता है। और वहीं पर होम्स महोदय ने जो है सो उस भूसन्नति के निर्माण के लिए और पर्वत निर्माण के लिए जो है सो ऊर्जा तरंग का जो है सो का महत्व दिया कि ऊर्जा तरंग के कारण ही जो है सो इस तरह से संवहन तरंग जो है सो इसी कारण से जो है सो भूसन्नति का निर्माण होता है। लेकिन इन दोनों महोदयों के द्वारा दिए गए सिद्धांत जो है सो पर्वत निर्माण के संबंध में आंशिक जानकारी तो हमें देते हैं, आंशिक रूप से तो ये हमें समझा पाते हैं, लेकिन बृहद रूप से जो है सो नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि सिर्फ अवसादों से इतने ऊंचे हिमालय पर्वत का निर्माण होना संभव नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि हिमालय पर्वत में जो है सो आग्नेय और रूपांतरित चट्टान जो पाए जाते हैं, सो इसकी भी व्याख्या जो है सो इन दोनों महोदय के सिद्धांत से संभव
नहीं हो पाता है कि अवसाद से जब हुआ तो फिर वहाँ रूपांतरित और आग्नेय चट्टान कहाँ से आए। तो आइए अब हम जो है सो हिमालय से के निर्माण से संबंधित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो आधुनिक और सर्वमान्य सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग जो है सो समझने का प्रयास करें। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा हिमालय की उत्पत्ति की सर्वाधिक वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। यह सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की प्रक्रिया, हिमालय की ऊंचाई और शैल संरचना तथा भौतिक संरचना का भी वैज्ञानिक व्याख्या करता है। ऐसे में यह सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत में हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य कारण भारतीय प्लेट में अभिसरण यानी कि मिलने की प्रक्रिया मानी गई है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य में तैतीस सागर एक भूसन्नति के रूप में थी। तैतीस सागर में अवसादीकरण की प्रक्रिया से अवसादी परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ। जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में अभिसरण प्रारंभ हुआ तब सर्वप्रथम तैतीस सागर के मलबे पर दबाव क्रिया से वलन प्रारंभ हुआ, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। तैतीस की अवसादी चट्टानें ही हिमालय के अवसादी रूपांतरित चट्टानों के आधार हैं। सबसे पहले जो मैंने फिगर बना करके आपको समझाया था वो मूल रूप से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है उसी को मैंने जो है चित्र के माध्यम से भी सबसे पहले समझाने का आपको प्रयास किया था, ताकि आपको हिमालय की उत्पत्ति के संबंधित कोवर होम्स महोदय के सिद्धांत को समझने में आसानी हो। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में अभिसरण की स्थिति में अधिक घनत्व के भारतीय प्लेट में क्षेपण की क्रिया प्रारंभ हुई, जबकि कम घनत्व के यूरेशियन प्लेट में दबाव के कारण वलन की क्रिया प्रारंभ हुई, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। वर्तमान में भी भारतीय प्लेट की गति उत्तर की ओर बनी हुई है। इसी कारण यूरेशियन प्लेट में भी वलन की क्रिया बनी हुई है और हिमालय का उत्थान आज भी जारी है। हिमालय में उत्थान की प्रक्रिया अंतिम क्रिटेशियस काल में प्रारंभ हुई। टर्शियरी काल तक 3 बड़े उत्थानों के फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई। प्लीस्टोसीन काल तक छोटे बड़े 5 उत्थान माने जाते हैं, जिससे हिमालय के विभिन्न रूपांतरण श्रेणियों का निर्माण हुआ। सबसे बड़ा उत्थान मध्य मायोसीन काल में हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि मध्य मायोसीन काल में हिमालय का सबसे बड़ा उत्थान हुआ, क्योंकि हिमालय के वर्तमान स्वरूप का निर्धारण टर्शियरी काल में हो चुका था, इसलिए इसे टर्शियरी पर्वत भी कहते हैं। अब हम अंतिम निष्कर्ष के रूप में हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ इसको जानने का प्रयास करते हैं, या इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। हिमालय का निर्माण विवर्तनिक क्रिया से हुआ है। विवर्तनिक क्रिया से तात्पर्य भूगर्भिक क्रियाओं से है। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टक्कर के कारण अधिक घनत्व के भारतीय प्लेट में क्षेपण, जबकि कम घनत्व के यूरेशियन प्लेट के वलित होने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। प्लेटों के अभिसरण के लिए संवहन ऊर्जा तरंग उत्तरदायी है। हिमालय के उत्पत्ति में तैतीस सागर के मलबों का भी योगदान है। प्लेट के अभिसरण के दौरान इसमें भी वलन हुआ। इसी कारण हिमालय पर्वत में अवसादी रूपांतरित चट्टानें भी पाई जाती हैं। हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई है से संबंधित दिए गए प्रमुख सिद्धांतों में कोवर और होम्स का भूसन्नति सिद्धांत तथा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रमुख है। इसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ की सर्वाधिक वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकी है। हम आशा करते हैं कि इस लेख ने आपको हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ के साथ हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई से संबंधित सिद्धांतों को समझने में सहायता की होगी। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कठिनाई हो रही हो तो आप मुझसे 24/7 मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर बात कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।